हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सुनील। तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ और डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में। आपके क्लिनिक पर आने वाले 10 में से 7 पेशेंट डायबिटिक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो डायबिटीज़ का कैपिटल माना जाता है। यहाँ पर वर्ल्ड के मैक्सिमम डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो रहते हैं। तो आपको डेली देखने को मिलेगा कि आपके क्लिनिक पर डायबिटिक पेशेंट आते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट 3 टाइप के होते हैं। एक वो जिनको पता होता है कि उनको डायबिटीज़ है और वो आपको बताते हैं कि सर मुझे डायबिटीज़ है। दूसरे वो जो आपके क्लिनिक पर आएंगे, उनको डायबिटीज़ होगी लेकिन उनको पता नहीं होगा कि उनको डायबिटीज़ है। और तीसरे वो जो सबसे ख़तरनाक पेशेंट होते हैं, जिनको पता होता है कि उनको डायबिटीज़ है लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे कि उनको डायबिटीज़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पिछले डेंटिस्ट के पास होकर आए और पिछले डेंटिस्ट ने उनको दांत निकालने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी डायबिटीज़ हाई थी। तो वो अब आपके पास आए हैं आपको चंगुल में फंसाने के लिए कि नहीं, अब आपको मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे डायबिटीज़ है, ताकि जब आप दांत निकालो और आपको पता चले और आपके सामने कॉम्प्लिकेशन आए तब आप प्रॉब्लम में आओगे। और इसके अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट डॉक्टर का ही माना जाता है, डेंटिस्ट का ही माना जाता है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि पेशेंट ने गलती करी है, पेशेंट ने आपको नहीं बताया। क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगा तो पहले लोग आपको मारेंगे, उसके घर वाले आकर, और फिर आपसे बात करेंगे अच्छा हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने के लिए टाइम लग जाता है, आपके ऊपर केसेस भी लग जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे पता लगाना चाहिए कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं, और ऐसे जो झूठे पेशेंट आते हैं उनको कैसे आप डील कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेशेंट जिसको पता है कि उसको डायबिटीज़ है, तो अब वो आपको आके बता देता है कि वो उसको डायबिटीज़ है और वो क्लियरली आपको मेंशन कर देता है कि वो कई सालों से मेडिकेशन ले रहा है। और कई पेशेंट तो इतने डरते हैं कि वो आपको डेंटल चेयर पर बैठने से पहले ही बता देंगे कि सर हमको डायबिटीज़ है, और वो हाई रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स का आपको एक सिनेरियो पता लग जाता है कि हाँ मुझे इसमें प्रिकॉशंस रखने हैं। तो ऐसे पेशेंट में क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं? डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है। एक तो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसे टाइप 1 कहते हैं, और एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसको टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, लाइक 10% केसेस आपको टाइप 1 के देखने को मिलेंगे जिसमें वो इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का। और टाइप 2 के जो केसेस होते हैं वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग एक दवाई खाते हैं जिसका नाम होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक बिस्गुआनाइड है। अब मैं फार्मा के अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो 2 टाइप के पेशेंट आते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे हम मिस कर जाते हैं कि हमें बच्चों से भी पूछना है कि उन्हें डायबिटीज़ है या नहीं, क्योंकि जुवेनाइल डायबिटीज़ नाम की भी एक चीज़ होती है जो बच्चों में देखी जाती है। तो आपको ऐसा नहीं यार ये तो बच्चा है, इसको क्या डायबिटीज़ होगी, नहीं, आपको उनसे भी पूछना है, उनके पेरेंट्स से पूछना है। वैसे तो अधिकतर टाइम जितने भी बार मेरे क्लिनिक पर केसेस आए हैं उनके पेरेंट्स बता ही देते हैं कि सर इनको जुवेनाइल डायबिटीज़ है, या हमारे बच्चे को जन्म से ही डायबिटीज़ हो रखी है। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि उसे मॉर्निंग के अपॉइंटमेंट्स देने हैं। अगर आप किसी भी टाइप की सर्जरी को प्लान कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन प्लान कर रहे हो, तो आप उसको मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स दो। मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर जो हमारी बॉडी का स्टेरॉइड लेवल होता है वो हाई रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया शॉक नहीं लगता। हाइपोग्लाइसेमिया शॉक कैसे लग सकता है? अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसेमिक है, तो उसको हाइपोग्लाइसेमिक शॉक क्यों लग सकता है? इसका रीज़न ये है कि वो एक जो ड्रग खाता है, जो मेटफॉर्मिन अगर वो खा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है उसका शुगर लेवल ऑलरेडी डाउन हो जाता है। और अगर आप उसको इवनिंग के अपॉइंटमेंट देते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पर उसके जो बॉडी के स्टेरॉइड लेवल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल होता है वो डाउन होता है। तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से हाइपोग्लाइसेमिक शॉक के अंदर जा सकता है। तो इसलिए मॉर्निंग टाइम में जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो लेवल होता है, उस जो हमारे एंडोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनका लेवल हाई रहता है। तो आप उस टाइम पर उसको मॉर्निंग अपॉइंटमेंट दे सकते हो ताकि हाइपोग्लाइसेमिक शॉक से बचा जा सके। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी डायबिटिक पेशेंट का इलाज कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि वो अगर इंसुलिन लगाई उसने और वो आके आपकी डेंटल चेयर पर बैठ गया, हाँ सर अब ट्रीटमेंट करो। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हैंड टू हैंड वो ट्रीटमेंट करोगे तो इंसुलिन जब पीक पर होता है
तब वो शुगर को कंट्रोल करके बैठता है हमारी बॉडी में, और उस टाइम पे भी हाइपोग्लाइसेमिक शॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसको कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में डालोगे या वो टेंशन लेने लग जाएगा तो वो सीधा हाइपोग्लाइसेमिक शॉक के अंदर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएट उसने गोली खाई और वो आपके डेंटल चेयर पर बैठ गया, चलो साहब ट्रीटमेंट करो, तो ये भी आपको नहीं करना। मेडिकेशन और ट्रीटमेंट के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। उसके अलावा हम जैसे सारे पेशेंट से पूछते हैं जब भी हम कोई एक्सट्रैक्शन या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करता है कि आपने कुछ खाया है या नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डायबिटिक पेशेंट भी कुछ खा के ही आपसे वो ट्रीटमेंट कराए, ऐसा नहीं कि आप उसका भूखे पेट ट्रीटमेंट कर रहे हो। उसके अलावा उसकी जो फास्टिंग जो ग्लूकोज जो लेवल होता है वो 100 to 180 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तक आप कर रहे हो तो ये सेफ़ है कि हाँ आप नॉर्मल प्रोसीजर्स कर सकते हो। अगर इससे हाई है तो आपको उसके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन की सलाह लेनी है, आपको कंसेंट साइन कराना है कि हाँ भाई हम इसका ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तब जाके आपको वो ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपने उठाई चाकू छुरी और लग गए उसका एक्सट्रैक्शन करने, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है। आपको फिजिशियन की भी सलाह लेनी है, और अगर उसकी नॉर्मल भी है ना डायबिटीज़, तो भी अगर आप एक फिजिशियन कंसेंट ले लेंगे ना तो आपके हिस्ट्री के अंदर पावर आ जाती है, आप प्रॉब्लम में नहीं फंसते, आप किसी फॉल्ट में नहीं आते, क्योंकि आपको फिजिशियन ने एक कंसेंट साइन करके दिया होता है, या पेशेंट से भी आप कंसेंट साइन करा सकते हैं। और इसके अलावा डायबिटिक के पेशेंट के अंदर हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स होती है उसको प्रिवेंट करना चाहिए। अभी म्यूकरमाइकोसिस हो रहा था, स्टेरॉइड डायबिटीज़ चल रहा था, तो आपको अब तो याद हो ही गया होगा कि स्टेरॉइड की वजह से डायबिटीज़ हाई हो जाती है, तो हमें ये भी प्रिवेंट करना है कि उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देने हैं। तो ये तो वो पेशेंट थे जिनका आपको पता है कि भाई साहब इनको तो डायबिटीज़ है, और उन्होंने आपको अच्छे से ईमानदारी से बता दिया कि हाँ सर हमको डायबिटीज़ है। और हाँ, एक चीज़ ये है कि कंसेंट आपको हमेशा साइन करवाना है। एक कंसेंट वो होता है जो केस हिस्ट्री के अंदर होता है, जो हर पेशेंट साइन करता है। एक कंसेंट वो होता है जो आप प्रोसीजर से पहले पेशेंट से साइन कराते हो और वो आप अपने पास रखते हो, तो वो कंसेंट रहना आपके पास ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टाइप के पेशेंट के पास, जिसको डायबिटीज़ है लेकिन उसको पता नहीं है कि उसको डायबिटीज़ है। तो इसका पता आप कैसे लगाओगे? देखिए, आपके पास जब भी कोई भी बड़ी एज का पेशेंट है, लाइक अगर 30-35 साल से ऊपर का कोई भी पेशेंट आता है, तो आपको ये सोच कर चलना है कि हाँ यार इसको तो डायबिटीज़ हो सकती है। मतलब आपको सोच कर चलना है, आपका माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ इसको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि 10 में से 7 पेशेंट ऐसे होंगे जिसको डायबिटीज़ होगी आपके क्लिनिक पर। तो आपको मान के ही चलना है कि हाँ इसको डायबिटीज़ है, तो आप उससे हिस्ट्री लेना शुरू करते हो। डायबिटीज़ के अंदर मेनली जो 3 साइंस देखे जाते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। सही बोला ना मैंने? पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, बिल्कुल। पॉलीयूरिया यानी कि वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है, जिसकी वजह से अब उसको डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, तो वो ज़्यादा पानी भी मांगता है। ज़्यादा पानी मांगता है, उसके अलावा उसको ज़्यादा भूख भी लगती है। वो इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, उसकी जगह उसकी बॉडी में फ़ैट और बाकी चीज़ें यूटिलाइज़ हो रही है। इसकी वजह से उसकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो ये चीज़ आप पेशेंट से हिस्ट्री में ले सकते हो। उसके अलावा जो ऐसा पेशेंट होता है, जैसे आपके पास पेशेंट आके कहता है कि उसके दांत मोबाइल हो रहे हैं, उसकी पेरिडोंटल हेल्थ वीक है, उसको हैलिटोसिस होता है, तो ऐसे पेशेंट को भी हम एक बार मान सकते हैं कि डायबिटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ के केस के अंदर जो होता है वो कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन जल्दी होता है, न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो उसकी एक्टिवेशन कम होता है, यानी जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लाक के बैक्टीरिया होते हैं वो फटाफट से पेरिडोंटल फाइबर्स का ब्रेकडाउन करते जाते हैं, और यहाँ पर कोलेजन की एक्टिविटी भी कम होती है। यानी कि जो पेरिडोंटल फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन के बने होते हैं, तो कोलेजन और न्यूट्रोफिल दोनों की कमी की वजह से, यानी कि दोनों की एक्टिवनेस कम हो जाती है, उसकी वजह से पेरिडोंटल हेल्थ बहुत पुअर हो जाती है। बिना केरीज़ के भी दांत काफ़ी ज़्यादा हिलने लग जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा भी पेशेंट मिलता है तो आप एक बार को डाउट ले सकते हो कि हाँ उसको हो सकता है कि डायबिटीज़ हो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोअर मैंडिबल या एंटीरियर का IOPR शूट करते हो तो वहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट कैनाल्स देखने को मिलती है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट कैनाल क्लियरली विजिबल हो जाती हैं उनके मैंडिबुलर एंटीरियर IOPR के अंदर, और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के केस में ऐसा होता है।
तो अगर आप किसी का एक्सरे लेकर ये चीज़ देख सकते हो कि हाँ आपको दिख रहा है कि उसके न्यूट्रिएंट कैनाल्स के अंदर मेरे को क्लियरली विजिबल हैं और उसके अंदर मुझे वेरिएशन पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि हाँ उसको डायबिटीज़ हो सकती है। अब इस टॉपिक के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट कैनाल को कैसे क्या रीड करना है, कहाँ देखना है, क्योंकि हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अगर आप किसी का एक्सरे देख के उसको ये बता सकते हो कि उसको डायबिटीज़ है और कल को उसको डायबिटीज़ निकल गई, तो शायद आपके ऊपर उस पेशेंट का भरोसा ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा। और हो सकता है पेशेंट आपको गाली भी दे, वो इसलिए क्योंकि अच्छा भला वो आया था, उसको कुछ भी नहीं था, बस दांत में दर्द था और आपने बोला जाओ डायबिटीज़ चेक कराओ, उसको डायबिटीज़ निकल गई। तो हो सकता है कि वो आपको एक गाली भी दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको शुक्रिया भी कहेगा कि हाँ आपकी वजह से उसको डायबिटीज़ का पता चल गया है। इसके अलावा मल्टीपल मोबाइल टीथ, जैसा कि मैंने बताया, हाँ ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करके चलनी है कि हाँ अगर कोई पेशेंट है, आप एक बार ये लेके चल सकते हो कि ठीक है इसमें डायबिटीज़ हो सकती है। और उसके अलावा भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप ग्लूकोमीटर लाकर रख लो, बड़ा सस्ता सुंदर और टिकाऊ अपना वो होता है, अच्छी से बहुत सस्ती सी स्ट्रिप आती है, आप जाके उसका ग्लूकोज लेवल चेक कर लो। आप 35 या 40 ईयर की एज के बाद तो कर ही लिया करो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ देखी जाती है कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो कीटोन बॉडीज़ होती है उनका फॉर्मेशन होता है। कीटोन बॉडीज़ फॉर्मेशन की वजह से उनके जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर फ्रूटी स्मेल आती है। यानी कि कई बार आपको ऑब्ज़र्व करने को मिलेगा कि जो डायबिटिक का पेशेंट होता है उसका जो ओरल ऑर्डर होता है वो उसमें से फ्रूटी स्मेल आती है, जो कि कीटो एसिडोसिस की वजह से होता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपको फ्रूटी हैलिटोसिस भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा साइन है डायबिटीज़ को पता करने का। अब चलते हैं सबसे लास्ट कैटेगरी की तरफ हमारी, जो मेरी फेवरेट है, कि ऐसा पेशेंट जिसको पता है कि उसको डायबिटीज़ है, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं कि उसको डायबिटीज़ है। क्यों? क्योंकि उसको तो आपसे दांत निकलवाना है और अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो उसको आपको फंसाना है। तो अब ऐसे पेशेंट्स के साथ तो आप क्या ही कर सकते हो, उनको तो आप हाथ ही जोड़ो। हाथ जोड़ने का मतलब स्टिफ हैंड सिंड्रोम से है। यानी कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक सिंड्रोम देखा गया है जिसको स्टिफ हैंड सिंड्रोम बोलते हैं। यानी कि जब वो अपने हाथ मिलाते हैं तो एक लिमिटेड मूवमेंट होता है फिंगर्स का, उसके बाद उसका मूवमेंट नहीं होता, यानी कि उनके हाथ स्टिफ हो जाते हैं। इसकी वजह से अगर आप उनके हाथ भी टच करोगे ना तो आपको 50% केसेस में पता चल जाएगा कि उनको डायबिटीज़ है। तो ये उन्हीं उड़ते तीरों के लिए मैं बता रहा हूँ जो आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे नहीं कि उनको डायबिटीज़ है। तो स्टिफ हैंड सिंड्रोम से आप पता कर सकते हो। उसके अलावा आपको कंसेंट तो साइन लेना ही है पेशेंट्स का। कंसेंट साइन कराने से क्या आप थोड़ा सा बच जाते हो। उसके अलावा देखो, सबसे ज़्यादा जो हमें दिक्कत आती है ना डायबिटिक पेशेंट के अंदर, वो सर्जिकल पोर्शन के अंदर ही आती है। अगर आप रूट कैनाल कर रहे हो तो इतना दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि रूट कैनाल में इतना ज़्यादा खून खराबा नहीं होता है। जो मेन दिक्कत होती है वो हमारी एक्सट्रैक्शन के अंदर होती है। यहाँ हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, ये जिंजिवेक्टोमी हो रही है, कुछ भी XYZ हम कर रहे हैं, उसके अंदर मेन हमें दिक्कत फेस करने को दिक्कत फेस क्यों होगी, मतलब दिक्कत आ सकती है। तो अब क्या करना है कि आपको वहाँ पर अपने पास वो हीमोस्टेट भी रखना है। लोकल हीमोस्टेट आते हैं कि बाई चांस अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और आपको खून की नदियाँ बहती हुई दिख रही है कि यार उसका तो खून रुक नहीं रहा, तो आप वहाँ पर लोकल हीमोस्टेट का भी यूज़ कर सकते हो उसके ब्लड को स्टॉप करने के लिए, क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और मज़े से पेशेंट करो, कंसेंट साइन कराओ। ठीक है, अब हम ऐसी फील्ड में हैं कि कुछ भी हमारे साथ कभी भी हो सकता है, तो इसमें डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेव रहो, अपनी थोड़ी नॉलेज को बढ़ा के रखो, ताकि ऐसी कंडीशन आए, कभी इमरजेंसी आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको। हो सकता है कि आपसे नहीं तो आपके किसी जूनियर से कोई गलती हो जाए, तो आपको उन सारी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या करना है। अगर कभी ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसका ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा, सपोज़ आपके पास हीमोस्टेट भी नहीं पड़ा है, तो आप जितना हो सके ना उसके ब्लड स्टॉप करने के लिए कॉटन भरते जाओ, उसके मुंह के अंदर कॉटन भरो, उसको प्रेशर दो, क्या कहते हैं, कोल्ड प्रेशर पैक लगाओ, जब तक उसका खून रुक नहीं जाता उसको छोड़ो मत। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप सीखते जाओगे और आपको आती जाएगी। ये करो, मज़ा आएगा पेशेंट करने में।
तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।